हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हमने एक्चुअली सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने बता दिया था। उसके लिए मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दिया था और आपके लिए होमवर्क दिया था कि आपको डाइवर्जेंस और कर्ल इसका फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से डाइवर्जेंस और कर्ल हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में लिख करके उनको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें मैंने 3 सरफेसेस आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि इसमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को r थीटा फाई से शो किया जाता है, जिसमें एक पोजीशन कोऑर्डिनेट और 2 एंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। इसके बाद मैंने बता दिया था कि इसमें 3 जो हैं सरफेसेस होती हैं, r इज इक्वस टू C1, थीटा इज इक्वस टू C2 एंड फाई इज इक्वस टू C3, जिसमें से r इज इक्वस टू C1 में C1 की रेंज 0 से बड़ी होती है। r एक्चुअली रेडियस है किसकी, स्फेयर की, एंड दैट मे बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस होती है ये एक। ठीक है, थीटा इज इक्वस टू C2 एक एंगल होता है जिसकी रेंज होती है बिटवीन 0 टू पाई, और ये कॉनिकल सरफेस होती है जो कि आपको डायग्राम में दिख रही होगी। ये मूव कर सकती है, एक तो इधर मूव कर सकती है और एक इधर मूव कर सकती है। तो इधर से इधर जाने और आने में पाई एंगल ही कवर होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फाई इज इक्वस टू C3 एक प्लेनर सरफेस है, हाफ प्लेनर सरफेस है जो कि पास होती है जेड एक्सिस से। ठीक है, जेड एक्सिस के थ्रू पास होती है और ये कितना राउंड ले सकती है, पूरा राउंड ले सकती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि कितना एंगल कवर कर सकती है 2 पाई, इसलिए इसकी रेंज होती है 0 टू 2 पाई। तो इन 3 सरफेसेस से मिला करके एक स्फेयर बनता है। समझ में आ गई बात। आज हम इसको आगे देखेंगे कि इसमें आगे और क्या क्या, यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे H1 H2 H3। ठीक है, बेसिकली चलें देखें। जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेन हमारा सिस्टम था उसका हमने एक सिंपल फॉर्म बनाया था, सेम वैसे ही मैं इसमें भी, यानी कि ये जो हमने स्फेयर बनाया है इसका मैं एक सिंपल जो है एक्सिस खींच करके एक बना रही हूँ ताकि मैं H1 H2 H3 फाइंड आउट कर सकूँ। ठीक है, तो देखें मेरे पास 3D सिस्टम है वही। ठीक है, इसमें ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे कि जो मैं पॉइंट ले रही हूँ एक्चुअली एक्स एक्सिस मेरा ऐसा होगा। आप सभी को पता है कि तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन की मेरी डायरेक्शन है जो कि पेपर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस है। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, बट क्योंकि मैं ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, इसलिए हम इसको पेपर पे इस तरीके से दिखाते हैं। यानी कि ये तरीका है 3D सिस्टम को 2D में दिखाने का, बट एक्चुअली ये है ऐसे। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको पता है, मुझे पता है पहले से, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो हमने क्या किया था, तो हमने ये किया था कि एक्सिस बनाए थे। ठीक है, और उसमें पॉइंट मैंने एक 2D में लिया था। P जो लिया था वो रो, फाई और जेड लिया था कि नहीं लिया था, तो वो मैंने कहाँ लिया था, वाई जेड प्लेन में लिया था। एक्स तो परपेंडिकुलर था, उसका कोई काम नहीं था एक्स का, लेकिन P पॉइंट मेरा वाई जेड प्लेन में था। बट इस टाइम पे जो मेरा P पॉइंट है वो एक्चुअली पता है कहाँ है, वो है एक्स जेड प्लेन में। समझ में आ रही है। अब एक्स जेड प्लेन समझ में आ रहा है ना आपको कहाँ है, ये तो एक्स है, ये आपका जेड है, तो कहीं यहाँ इन दोनों प्लेन्स के बीच में कहीं पॉइंट है। समझ में आ रही है आपको, यहाँ कहीं पॉइंट है आपका। समझ में आ रही है बात। तो अब उसको दिखाऊं मैं यहाँ पे कैसे, नहीं दिखा सकती, पर दिखाऊंगी तो उसको पेपर पे ही, इसलिए उस पॉइंट P को मैंने इस तरीके से शो कर दिया यहाँ पे कि वो पॉइंट P यहाँ है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्फेरिकल में, r थीटा और फाई। समझ में आ रही है। ये पॉइंट P जो है एक्चुअली ये z एक्सिस के साथ पता है कितना एंगल बनाता है, ये बनाता है इसके साथ थीटा, और ये है रेडियस किसकी, स्फेयर की, r। समझ में आ गई। तो ये पॉइंट P इस एक्स जेड प्लेन में कहीं है। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पेपर पे दिखाया है, ये एक्चुअली यहाँ है। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब ये देखिए आप कि इस R का, इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने वहाँ भी देखा था इसका प्रोजेक्शन, तो ये P का प्रोजेक्शन यहाँ P डैश, प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेप मतलब परछाई। ठीक है, ये जो एंगल है यानी कि P के प्रोजेक्शन P डैश का जो प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई।
तो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट शो हो गए, आर भी शो कर दिया, आर है रेडियस है स्फेयर की, थीटा एंगल है इस रेडियस का, जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल है, समझ में आ रही है बात, और इस पी के प्रक्षेप पी डैश का एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है फाई। तो तीनों कोऑर्डिनेट शो हो गए, आर थीटा और फाई। ठीक है, चलें अब आप ये देखें कि इस आर कहाँ है, ये रेडियस एक्चुअली पता है कैसे है, पॉइंट अगर मेरा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो ये इससे मिल रही है ओरिजिन से, समझ में आ रही है, ये है। ठीक है, तो इस आर का जेड डायरेक्शन में तो आप कंपोनेंट इजीली ले सकते हो, कितना होगा, ये होगा आपका आर कॉस थीटा। आई होप इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। लेकिन आर इस आर का दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कहाँ होगा, दूसरा कंपोनेंट इसका कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा, ये जो प्रोजेक्शन है ये होगा अपना आर साइन थीटा। बात समझ में आ गई। तो मेरा जो P पॉइंट है वो दरअसल कैसे है, एक्चुअली P का प्रोजेक्शन जो है वो इस तरीके से है, और एक तो कंपोनेंट इस साइड पे होगा और एक कंपोनेंट इस साइड पे होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर ये इस तरीके से प्रोजेक्शन आ रहा है इसका, तो प्रोजेक्शन ये दोनों परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, तो ये बना रहा है इसके साथ थीटा एंगल, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा अपना आर साइन थीटा। समझ में आ गई। तो ये अपना कितना हो गया, आर साइन थीटा। अब आप ये देखिए कि इस आर साइन थीटा का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई होगा। अब ये जो पॉइंट पी डैश है ना, ये तो इसी में है, एक्स वाई प्लेन में, समझ में आ गई। यानी कि एक्स तो मेरा ऐसे है, ठीक है, और वाई यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं इस एक्स वाई प्लेन में कौन प्रेजेंट है, प्रोजेक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये एक्स वाई प्लेन में कौन प्रेजेंट है, प्रोजेक्शन। तो इस आर साइन थीटा का हमने एक्स डायरेक्शन में तो कंपोनेंट ले लिया आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना होगा, आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अच्छा अब ये आर कॉस थीटा है, दैट मीन्स ये पूरा आर कॉस थीटा ही तो है, ये इसके पैरेलल है ना, समझ में आ गई। तो जेड कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा कॉस फाई। समझ में आ गई होगी आपको बात, आई होप। बस आपको इतनी सी समझने की बात है कि जो पॉइंट पी है वो इस प्लेन में ना हो करके कहाँ है, यहाँ कहीं प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात आपको। इसलिए मैंने इसका एक कंपोनेंट तो जेड डायरेक्शन में हो गया और एक कंपोनेंट आपका यहाँ हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये एक्स वाई प्लेन, मतलब यहाँ पेपर पे नहीं है, ये कहीं यहाँ है, एक्स वाई के बीच में यहाँ। समझ में आ गई। क्योंकि एक्स, आप तो बस क्या करना, जब भी इसको समझो तो पेन से इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करना, यानी कि ये जितनी भी चीज़ है ये उठ करके यहाँ आ जाएगी, तब आपको सारी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। और ये जो P है ये उठ करके इन दोनों के बीच में आ जाएगा। समझ में आ गई। 3D सिस्टम है तो थोड़ा आपको खुद से समझना पड़ेगा। आप ना एक्स एक्सिस को, ये पेन समझना, ये पेन जो है वो एक्स एक्सिस है, और जितनी भी चीज़ मैंने पेपर पे बनाई है उसके बाद उसको समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमको क्या दिख रहा है, व्हाट इज द एक्चुअली रिलेशन, जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई आया था, है ना, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई आया था, और जेड इज इक्वल टू जेड आया था। ये तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया था, तो ये रिलेशन आया था कार्टेशियन में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब रिलेशन क्या आ गया मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये रहा आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, आर साइन थीटा साइन फाई, है ना, और जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, ये रहा आर कॉस थीटा। समझ में आ गया आपको बात। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1, रिलेशन 1 हो गया ये, समझ में आ गई। अब आप ये देखिए, अब मेरा काम क्या है, आर वेक्टर निकाला। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सेम प्रोसीजर चलेगा जो हमने H1 H2 H3 निकालने के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था, सेम चलेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ, तो मेरे पास आर वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर आर साइन थीटा कॉस फाई और आई कैप, और ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई और जे कैप प्लस आर कॉस थीटा और साथ में के कैप। ठीक है,
इसके बाद देखिए ये मेरी हो गई रिलेशन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, H1 मतलब स्केल फैक्टर पहला वाला, यानी कि बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्केल फैक्टर का मतलब क्या होता है, बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहला बेस वेक्टर डेल आर बाई डेल U1 होता है। इसका मतलब U1 मतलब पहला कोऑर्डिनेट डेल आर बाई डेल आर। ठीक है, ठीक है भाई। इसका मॉड मतलब ये जो इक्वेशन मेरी 2 आ रही है, इसका मुझे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करो जरा, इसका कितना आएगा, इस वाली इक्वेशन में पहली टर्म का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट होगी, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, साइन थीटा कॉस फाई। आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 हो गया है ना, और साथ में क्या आ जाएगा आई कैप, प्लस इसका भी करोगे तो भी क्या होगा, आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, बाकी बच गया ऐसे का ऐसा, यानी कि साइन थीटा साइन फाई और साथ में जे कैप। ठीक है, प्लस इसका भी करो, कितना हो जाएगा, आर तो हट जाएगा, 1 हो जाएगा, आर कॉस थीटा और साथ में कितना आ जाएगा के कैप। ठीक है, पर मुझे इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए। इसका मतलब आई जे के कोफिशिएंट का वर्ग करके सम करके अंडर रूट करना है, यानी कि कितना आ जाएगा, वर्ग कर दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आई कैप का कोफिशिएंट यही तो है, फिर जे कैप के कोफिशिएंट का कर दो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है भाई, है ना, फाई नहीं है थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 1 हो जाएगा। समझ में आ गई। तो H1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आप फाइंड आउट कर लें H2 कैसे निकालेंगे, डेल आर बाई डेल U2 सेकंड स्केल फैक्टर, यानी कि डेल आर बाई डेल थीटा। अब की बार डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी कि आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, और साइन थीटा का, हाँ फिर से करो, इस यहाँ पे भी साइन थीटा का ही होएगा, तो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा साइन फाई, है ना, और जे कैप। यहाँ पे करो, इसका कॉस थीटा का कितना होएगा, साइन थीटा, यानी कि माइनस का आर साइन थीटा। ठीक है, और साथ में के कैप। समझ में आ गई बात आपको। अंडर रूट कर दे सबका, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म्स में से अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और आपका अंडर रूट आर स्क्वायर आएगा, डेट मीन्स आर। समझ में आ गई। तो सेकंड स्केल फैक्टर कितना आता है आपके पास, आर। पहला स्केल फैक्टर कितना आता है, 1। समझ में आ गई। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन रिलेशन नंबर 3, और ये हो गया 4। ठीक है, चले एक और निकालना है H3। H3 मतलब डेल आर बाई डेल U3 का मॉड, यानी कि डेल आर बाई डेल फाई का मॉड। ये रही मेरी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन नंबर 2। इसका मुझे फाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। कॉस फाई का कितना हो गया, माइनस साइन फाई, साइन फाई का क्या हो गया, कॉस फाई, और इसका 0, क्योंकि इसमें फाई नहीं आ रहा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई का माइनस साइन फाई, और इसके साथ आई कैप, प्लस इसका करो कॉस फाई आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, और जे कैप, इसका करो 0। ठीक है, इसका मुझे मॉड लेना है, तो कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अंदर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास फिफ्थ रिलेशन आ गया, यानी कि तीसरा फैक्टर आ गया। तो मेरे पास टेबल क्या बनेगी, टेबल बनेगी मेरी U1 U2 U3, है ना, E1 कैप E2 कैप E3 कैप, और H1 H2 H3, और A1 A2 और A3। ठीक है, U1 की जगह क्या लिखेंगे, R, U2 की जगह थीटा, U3 की जगह फाई, E1 कैप की जगह ER कैप, E2 कैप की जगह E थीटा कैप,
और E3 कैप की जगह E5 है। H1 की जगह 1, H2 की जगह R, इसकी जगह पर R साइन थीटा निकाल चुके हैं हम तीनों रिलेशन। A1 की जगह AR, A थीटा, A5। समझ में आ गई? तो हमने ये सारे रिलेशन निकाल लिए। अब हम कहाँ यूज़ करेंगे? इन डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्व में। अब ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करने हैं व्हाट इज द रिलेशंस, ठीक है। यानी कि आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व लिखेंगे और वहां पे ये पैरामीटर्स रख करके फाइंड आउट करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो में सारे यानी कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस और कर्व रह रहे हैं उनके आंसर बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व कितने कितने आएंगे। समझ में आ गई? बस आपको कर्वीलिनियर के फॉर्मूले लिखने हैं जो आपने निकाल ली है और उनकी जगह पर ये सारी वैल्यूज रखनी है। समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब के रिलेशन एक पेज पर लिख करके बता दूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।